Hello, my dear students. I am your Joshi sir, and today we are going to discuss your chapter A Letter to God, written by G.L. Fenties. इससे पहले हमने 2 पैराग्राफ इसके पढ़ लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसके लिंक पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और कहानी में जो मेन कैरेक्टर है वो लैंचो है, ठीक है? उसके बारे में आपको पहले ही बता दिया गया है। तो लैंचो एक फार्मर होता है। लैंचो इज़ द प्रोटैगोनिस्ट इन द स्टोरी। लैंचो क्या है? प्रोटैगोनिस्ट है। और जीएल फिंटीज राइटर हैं, ये मैक्सिकन राइटर हैं। तो इतना हमने कल देख लिया था, पुरानी वीडियो में आप देख लेना। चलो आज हम शुरू करते हैं बिना समय गंवाए यहाँ से, ठीक है? यहाँ से है आज पैराग्राफ नंबर 3। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। यहाँ से पढ़ रहे हैं हम। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain। देखो ड्रैप्ट का मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है adorned और covered, सुसज्जित जिसको बोलते हैं हम, सजाया हुआ या ढका हुआ। तो विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ, ही रिगार्डेड, उसने, रिगार्ड का मतलब होता है मानना, ठीक है? उसको लग रहा था, मान रहा था वो कि द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, जो उसकी पकी हुई फसल की, मक्की की फसल की जो फील्ड है, विद इट्स फ्लावर्स, इसके जो फूल भी हैं उसमें कुछ कुछ पकी रही थी उसकी फसल। ड्रैप्ड मीन्स कवर्ड, एडॉर्न्ड मतलब सुसज्जित हो रहे थे, दूर से देखने पे चमक रहे थे, ठीक है? लैंचो को एक अच्छी फसल की उम्मीद थी। तो इस प्रकार से बारिश की वो उम्मीद कर रहा था और हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो गई थी। और वो बारिश की बूंदें जब गिर रही थी तो उनकी ऐसी तारीफ कर रहा था जैसे कि वो उसके लिए मतलब पैसे के सिक्के की जैसे बारिश हो रही थी, ठीक है? इन अ कर्टेन ऑफ रेन, जो कि ढके हुए थे, उसकी जो फसल थी वो ड्रैफ्ट थी, सुसज्जित हो रही थी, ना कर्टेन ऑफ रेन, हल्की बारिश में। बट सडनली, देखो मैंने कंजंक्शन बट का आपको कई बार यूज बताया है। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन ये क्या होता है, जब 2 सेंटेंसेस को जोड़ता है तो जो फर्स्ट सेंटेंस होता है उससे जस्ट अपोजिट बात होने वाली होती है अगले सेंटेंस में। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपोजिट बात हो रही होगी। यहाँ जो ऊपर था उसको ये उम्मीद हो रही थी कि कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है? लेकिन क्या होता है, एकदम अपोजिट बात यहाँ से शुरू हो जाएगी। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन अ वेरी लार्ज हिलस्टोन्स बिगेन टू फॉल। अब देखो मैंने कहा ना, अपोजिट बात हो गई यहाँ पे। सडनली, अचानक से क्या हुआ, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू फ्लो, एक तेज, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत मजबूत हवा, आंधी की जैसी हवा, बिगन मतलब शुरू हो गई, टू ब्लो मतलब चलना, एंड अलोंग विद द रेन, और ये कैसी हुई, अलोंग विद द रेन, बारिश के साथ साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, बारिश के साथ साथ बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन्स का मतलब होता है जो ओले होते हैं उनको हेल स्टोन्स बोलते हैं। बिगेन टू फॉल, शुरू हो गए गिरने, ठीक है? तो तेज बारिश के साथ जो है हेल स्टोन्स गिरना शुरू हो गया। तो लैंचो को एक्सपेक्टेशन थी कि हल्की बारिश हो और उसको बहुत अच्छी फसल की उम्मीद कर रहा था, बहुत खुश था। लेकिन दूसरी तरफ अभी अभी क्या हो गया, बहुत तेज आंधी आ गई है और पूरी फसल को के ऊपर बड़े बड़े हेल स्टोन्स होने लग गए हैं। तो आपको पता है कि जब भी हेल स्टोन्स होता है तो निश्चित रूप से किसानों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। तो वो बेचारा भी वही चीज़ देखने लग गया, अपनी आंखों के सामने तबाही देखने लग गया है। These truly did resemble new silver coins। और ये जो बारिश के या जो ओले गिर रहे थे, डिड रिजेंबल, वास्तव में रिजेंबल कर रहे थे। रिजेंबल मतलब लुक लाइक, किसी के जैसे दिखाई देना, समानता, सदृश होना, ठीक है? तो लुक रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर कॉइन्स की जैसे दिखाई दे रही थी। द बॉयज, जो उनके बच्चे थे, एक्सपोजिंग, एक्सपोजिंग का मतलब होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रिवील, प्रकट करना, ठीक है? देमसेल्व्स, अपने आप को प्रकट कर रहे थे। एक्सपोज करना का मतलब प्रस्तुत कर रहे थे। टू द रेन, बारिश के सामने, मतलब बारिश में भीगने के लिए बाहर जा रहे थे, घूम रहे थे, मजा कर रहे थे। बिकॉज दे वर इनोसेंट, दे वर नॉट अवेयर दैट दैट हैवी रेन इज गोइंग टू बी वेरी हार्मफुल फॉर देयर क्रॉप, उनकी फसल के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होने वाली थी।
दे रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन फल्स, और वो बाहर की तरफ दौड़े टू कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब एकत्रित करने के लिए, द फ्रोजन फल्स का मतलब जो उनके जो जमे हुए से वो जो पल्स था, पल्स का मतलब मोती होता है, लेकिन यहाँ पे जो स्नो जो हेल स्टोन्स है उनसे इसकी कंपैरिजन किया गया, उनके लिए हेल स्टोन के लिए ये सब शब्द यूज किया गया है। ठीक है, हेल स्टोन के लिए पल्स बोला गया है। तो अब आप इस पैराग्राफ में ये देख सकते हो कि लेंचो एक तरफ बहुत खुश था, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि एक बारिश जो आई वो एक तेज हेलस्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई और उसके उसकी फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग गया, और उसके बच्चे दूसरी तरफ खुश नज़र आ रहे हैं, बिकॉज चिल्ड्रंस ऑलवेज इनोसेंट। ठीक है, बच्चे हमेशा जो है बेचारे इतनी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं किसी चीज़ के बारे में। तो चलो आगे बढ़ते हैं और आगे वाले पैराग्राफ में देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से है इट इज़ रियली गेटिंग बेड नाउ, और ये एक्सक्लेम्ड द मैन, द मैन का यूज लेंचो के लिए हुआ है। इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ, ये वास्तव में बहुत ज़्यादा बुरा होता जा रहा था, हो रहा है। यहाँ पे देखो कंटिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, इज है यहाँ पे, इट इज रियली गेटिंग बेड नाउ, ये बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, द मैन मतलब लेंचो ने एक्सक्लेम्ड किया, लेंचो एक्सप्रेस हिज सोरो, अपने दुख को उसने एक्सप्रेस किया कि बहुत बुरा हो रहा है, उसने जब इतनी खतरनाक हेरिस्टॉर्म को होते हुए देखा। आई होप इट पासिस क्विकली, मुझे आशा है कि ये बहुत जल्दी से गुजर जाएगा, मतलब ये जो हेलिस्टोन है ये इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेलिस्टोन रेन्ड ऑन द हाउस, एक घंटे तक जो है जो ये हेलिस्टोन था, ये जो ओलावृष्टि थी उसके घर के ऊपर होती रही। द गार्डन, गार्डन में होती रही, हिल साइड में भी होती रही, कॉर्नफील्ड में भी होती रही, ऑन द होल वैली, उस पूरी घाटी में भयंकर बारिश होती रही। द फील्ड, बारिश मतलब सीधे आप ये लगाओ कि ओले गिरते रहे, बहुत भयंकर ओले गिरे। द फील्ड वॉज वाइट, और जो उसके खेत थे, फील्ड का यूज यहाँ पे खेतों के लिए हुआ है, जो उसके खेत थे, ठीक है, उनके खेत के लिए इसका यूज हुआ है। द फील्ड वॉज वाइट, सफ़ेद हो गए थे। एज इफ का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है मानो की, कवर्ड विद साल्ट, मानो की जो खेत हैं वो साल्ट से कवर हो गए हों। साल्ट मतलब नमक, नमक सफ़ेद होता है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल फिगर ऑफ स्पीच, सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है, जिसको कि हम हिंदी में उपमा अलंकार भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता जो है पेड़ों पे नहीं बचा। रिमेंड का मतलब नहीं, बना होना, मतलब बना होना होता है इसका मतलब होना, अस्तित्व में होना। लेकिन यहाँ पे नॉट अ लीफ, एक भी पत्ता जो है नहीं बना रहा ऑन द ट्रीज, पेड़ों पे। ठीक है, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उनकी कॉर्न की फसल थी, मक्की की फसल थी या गेहूं की फसल थी, वो पूरी तरह से टोटली मतलब कंप्लीटली एडवर्ब है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड हो गई थी, पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद होना। द फ्लावर्स वर गॉन, जो फूल थे वो चले गए थे, मतलब वो भी बर्बाद हो गए थे। यहाँ पे उसका मतलब ये है फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए प्लांट्स बोला जाता है, जो बड़ा पेड़ होता है उसके लिए ट्री बोला जाता है। ठीक है, तो जो फ्लावर्स थे, प्लांट्स में जो फ्लावर आ रखे थे, उसकी फसल पे जो फूल थे वो पूरी तरह से झड़ चुके थे, पूरी तरह से गिर चुके थे, इतना तरह से बर्बाद हो चुके थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, अब लेंचो की जो आत्मा थी, सॉल मतलब आत्मा थी, वो फिल्ड हो गई थी, भर गई थी विद सैडनेस, सैडनेस का मतलब दुख। ठीक है, दुख से पूरी तरह से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब जो स्टॉर्म था, जो तूफान था, हैड पास्ट, देखो प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हो रखा है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है, हेड के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो जब वो तूफान जा चुका था, ठीक है, वहन का मतलब यहाँ पे जब है, तो जब वो तूफान जा चुका था, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, वो अपने फील्ड के, अपने खेतों के मध्य में खड़ा हुआ, एंड सेड, और उसने अपने बेटों से कहा, अ प्लेग ऑफ लॉकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, एक प्लेग ऑफ लॉकस्ट, लॉकस्ट का मतलब होता है अ काइंड ऑफ
हार्मफुल डिजीज, हार्मफुल इंसेक्ट, ये मैंने लिखा हुआ है। प्लेग का मतलब ग्रुप भी होता है, एक बहुत बड़ा महामारी भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो हार्मफुल इंसेक्ट्स का जो ग्रुप होगा वो भी शायद जो है वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, शायद वो इससे ज्यादा छोड़ चुका होता, मतलब इससे इतना नुकसान वो नहीं कर चुका होता जितना कि इस हेल स्टोन ने हमारी फसल को नुकसान कर दिया। देखो वुड हैव एक एडवांस मॉडल वर्ब है, इसके लिए मैंने आपको लास्ट स्लाइड में मैं आपको इसका यूज दिखाऊंगा। इसका यूज होता है कि ऐसा हो चुका होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। आई वुड हैव गोन टू मार्केट, मैं मार्केट जा चुका होता लेकिन मैं गया नहीं, ठीक है। तो देखो ये इसका यूज होता है कंडीशनल सेंटेंस में, ज्यादातर इसका यूज कंडीशनल सेंटेंसेस में भी होता है। चलो यहाँ से आगे शुरू करते हैं, इसको मैं आपको अभी लास्ट स्लाइड में समझाऊंगा वुड हैव का यूज। तो वो बोल रहा है कि अगर जितना नुकसान इसने तूफान ने हमारा कर दिया है उस उतना तो शायद ये लोकस्ट जो प्लेग होता है, जो मतलब एक हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं जो फसल पे कीड़े लगने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा बीमारी आती है फसल की कीड़ों के द्वारा, वो भी शायद इतना नुकसान नहीं कर चुकी होती जितना कि इन्होंने कर दिया है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो जब हम रिग्रेट एक्सप्रेस करते हैं कि काश ऐसा हो जाता लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, तो उसके लिए हैव वुड हैव का यूज होता है कि ऐसा हो चुका होता लेकिन हुआ नहीं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जो हेल थे, जो हेल स्टोन्स थे, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा था। दिस ईयर, एक मिनट है, दिस ईयर सॉरी दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास कोई भी उपज नहीं होगी, कोई भी फसल नहीं होगी, कोई भी हमारी जो बोई हुई फसल है वो हमारे पास नहीं होगी। कौन मतलब मक्की। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। ये वाला है, दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, ये रात एक दुख से परिपूर्ण रात थी, मतलब एक ऐसी रात थी जो अभी तक कभी उसने बहुत कम अपनी लाइफ में देखा नहीं था। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा का सारा जो काम था, फॉर नथिंग, फॉर नथिंग का मतलब वाज यूजलेस, वाज फॉर नथिंग, किसी काम का नहीं था, किसी काम का नहीं रह गया था। जितनी भी मेहनत उन्होंने अपने खेतों में की थी, मतलब सब व्यर्थ चले गई थी। तो ऐसे में किसान को वास्तव में बहुत ज़्यादा दुख और उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। ये वास्तव में कभी कभी देखने के लिए भी मिलता है रियल लाइफ में। दैट्स वाई आई थिंक दिस स्टोरी इज इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। किसान की यहाँ पे पीड़ा को एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है। द राइटर इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस द फीलिंग एंड द पेन ऑफ अ फार्मर। वी विल, देखो यहाँ पे विल का कॉन्ट्रैक्शन है, वी सेल होता है वैसे, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में वी विल और वी सेल दोनों का यूज हो सकता है। तो वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल जो है भूखे रहने वाले हैं, मतलब इतनी खराब स्थिति हो गई है कि हमारे भूखे मरने की नौबत आने वाली है। सोरोफुल का मतलब दुखद होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। बट in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन but का मतलब, देखो इससे पहले वाले सेंटेंस में कॉन्ट्रैक्शन था कि कुछ भी नहीं है, सब उसका कंट्रास्ट बट के द्वारा यहाँ दिखाया गया है। सब मतलब उनकी उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, कुछ भी नहीं है, लेकिन इसका अपोजिट यहाँ आने वाला है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल, इन द हार्ट्स ऑफ ऑल मतलब सबके दिलों में, हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, जो उस अकेले एकांत, सॉलिटरी का मतलब होता है एकांत, अकेले घर में रहते थे। इन द मिडल ऑफ द वैली, उस वैली के, उस घाटी के मध्य में। देयर वॉज अ सिंगल होप, उनके दिल में एक सिंगल होप थी, एकमात्र उम्मीद की किरण थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो उम्मीद की किरण क्या थी कि दे विल टेक हेल्प फ्रॉम गॉड, वो भगवान से मदद लेंगे। डोंट बी सो अपसेट, इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इवन दो, भले ही, दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यह यद्यपि, इवन दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, भले ही ये प्रतीत हो रहा है एक पूरे नुकसान के रूप में, हमें दिखाई दे रहा है कि कुछ भी नहीं बचा है, एवरीथिंग हैज गॉन, पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है।
रिमेंबर, याद रहे, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता है भूख से। दैट इज व्हाट दे से, ये उन्होंने सबने कहा, उन सब के दिल में ये बात चल रही थी और उन्होंने उसको एक्सप्रेस भी किया कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए, वी शुड नॉट फॉरगेट दिस, दैट नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट इज व्हाट दे से, ये उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी नहीं मरता है भूख से, कोई नहीं मरता है। तो यहाँ पे जो बट है उसने देखो कितना अपोजिट दिखाया है, जबकि पिछले सेंटेंस में, पिछले क्लॉज में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश करी थी कि उनकी जो उम्मीद की किरणें थी वो पूरी तरह से धराशायी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी होप है लेंचो और उसके परिवार को कि कुछ ना कुछ भगवान की तरफ से, भगवान इतना ज़्यादा निष्ठुर नहीं हो सकता है, गॉड कैन नॉट बी सो रूड टुवर्ड्स देम, उनकी तरफ इतना ज़्यादा कठोर नहीं हो सकता है। गॉड विल डेफिनेटली हेल्प देम, भगवान निश्चित रूप से उनकी मदद करेगा। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा एक ग्रामर का जो मैंने आपको इसमें बताया था, वुड हैव का यूज़, उसको देख लेते हैं। तो वुड एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव आता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमेशा मैंने आपको कई बार बताया है कि जब भी हैज़ आएगा, हैव आएगा या हैड आएगा, कहीं भी आए, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये आप नोट करके भी ले लीजिए, कहीं पे भी आपको अपने भविष्य में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, बैंकिंग का, एयरफोर्स का, नेवी का, एसएससी का, एसएससी सीजीएल, एसएससी 12th लेवल, वहाँ पे ये प्रश्न आते हैं, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप ऑफ एयरफोर्स, MER, SSR ऑफ नेवी, ठीक है। तो वो यहाँ पे कई बार क्या करता है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज कर देता है या सेकंड फॉर्म का यूज कर देगा। तो आपको हमेशा ये याद रखना कि जब भी हैज, हैव, हैड कोई कहीं भी आए, ठीक है, उसके बाद हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। एक तो ये था। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। देखो वुड हैव का एक्चुअल जो हिंदी में अगर हम अर्थ लगाएंगे तो इसका अर्थ होता है चुका होता, या लिया होता भी हो सकता है, या आ होता भी हो सकता है। तो स्पोकन इंग्लिश में भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। लेकिन इसका मतलब होता है कि संभावना थी लेकिन काम नहीं किया गया है। इस काम की संभावना थी लेकिन हुआ नहीं है। जैसे उसने लेंचो ने कहा है कि उसने उस सेंटेंस में कहा है कि a plague, the plague of insects would have done लेस देन दिस, मतलब इससे कम उन्होंने नुकसान कर दिया होता, वो भी इतना नुकसान हमारा नहीं कर चुके होते, लेकिन ऐसी संभावना थी, केवल काम हुआ नहीं है वो वाला। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है, आप अपना काम कर चुके होते, यू वुड हैव डन योर वर्क, तो आपने किया नहीं है पर अपना काम, ठीक है। तो ये यहाँ पे सेंस समझने की कोशिश करो कि आप अपना काम कर चुके होते लेकिन आपने किया नहीं है अपना काम, इसलिए ये कहा जा रहा है यू वुड हैव डन योर वर्क। अगर आप नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, चलो, मैंने अंग्रेजी नहीं सीखा होता, इसका नेगेटिव है, आई वुड नॉट हैव लर्नड इंग्लिश। तो मैंने अंग्रेजी नहीं सीखा होता लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मैंने अंग्रेजी सीख ली, ठीक है। तो दिस इज द point we should not, that we use would have where the possibility of work is only, केवल काम की पॉसिबिलिटी होती है लेकिन काम होता नहीं है, और हिंदी में उसका चुका होता, चुकी होती, लिया होता, आ होता आता है, लेकिन वो काम नहीं हुआ है, ठीक है। अगर मेरा दोस्त मेरे घर आता तो मैं उसके साथ मार्केट जाता, लेकिन मैं गया नहीं। तो इफ माई फ्रेंड had come my home, I would have gone with him to market, ठीक है, तो मैं उसके साथ मार्केट गया होता। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगता है कि ये आपकी हेल्प कर रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकन, so that the next video related to all the topics of English grammar और English lessons आप प्राप्त करोगे निश्चित रूप से मुझसे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज। थैंक यू।